हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा सीईटी के लिए। हरियाणा सीईटी के लिए एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और इसमें हम देखेंगे पशुपालन। फ्रेंड्स, पशुपालन वगैरह देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इससे पहले हमने हरियाणा जीके के सीईटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगभग जो मैंने सीरीज करा रहा हूँ, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां होगा। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं और 4 प्रैक्टिस सेट के जरिए हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ वगैरह सब कुछ देख चुके हैं और साथ में देख चुके हैं हरियाणा जीके के 900 क्वेश्चन जो A1 क्वालिटी के हैं। अगर किसी को वो वीडियो ना मिली वो देखने के लिए फ्रेंड्स, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, हरियाणा सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके A1 क्वालिटी का डाटा देख सकते हैं और हर वो वीडियो जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, तो उन सब वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। और इससे पहले मैंने लगभग 4400 क्वेश्चन हरियाणा जीके के करा रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं 1600 क्वेश्चन और करा रहा हूँ और साथ साथ में हर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा जीके से। ठीक है, तो हरियाणा जीके का ही ये पार्ट है। ठीक है, हरियाणा में ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं होगा जहाँ से एलिमेंट्री हस्बेंड्री से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि 2021 में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप घबराना नहीं, अगर किसी को नहीं समझ आता है तो हम आगे बहुत कुछ देखेंगे। बस वीडियो छोड़ के भागना नहीं, लास्ट तक बने रहना। आज बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ मैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम नीचे से। ठीक है, ये कहते हैं ना नीचे से एकदम अपर लेवल तक चलेंगे, ऊपर तक। ठीक है, ऐसे। तो चलिए देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशु प्रजनन, पशुओं का भोजन, पशुओं का देखभाल की जाती है, तो यह सब क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं पशुपालन। ठीक है, पशुओं की वह शाखा जिसमें पशु प्रजनन, पशुओं का भोजन और उनकी देखरेख की जाती है। ठीक है, और चिकित्सा का अध्ययन वगैरह क्या कहलाता है? तो ये पशुपालन कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैं बोलता हूँ ना, मुंह से बोल के बताता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, आप इन पे भी फोकस करना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊँगा ना, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ बोल के, उन पे भी फोकस करना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ट्रक फार्मिंग क्या होता है? तो कृषि, ठीक है ना, कृषि के साथ साथ अगर आप सब्जियां वगैरह भी उगा रहे हो तो उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। और कई बार ये पूछ लेता है कि डेयरी फार्मिंग क्या होता है? तो आप किसी कृषि भी कर रहे हो, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हो, और साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हो, डेयरी वगैरह खोल रहे हो, तो उसको कहते हैं डेयरी फार्मिंग। ठीक है ना, तो याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। आगे चलिए, गोदावरी भैंस के दूध में कितना प्रतिशत वसा होती है? तो फैट पूछा जा रहा है, तो ये 13%। गोदावरी जो भैंस है तो इसके दूध में 13% फैट होता है, यानी कि वसा। और ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो ये बकरी। ठीक है ना, गरीबों के पास गाय नहीं होती तो गरीबों की गाय कहते हैं बकरी को। ठीक है ना, आई होप दिखाई दे रहा होगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, हर एक क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए आप डेयरी वगैरह पे दूध वगैरह देखने जाते होगे या फिर देने जाते होगे, जहाँ भी आसपास डेयरी वगैरह हो, तो उनके पास एक मशीन होती है। तो उस मशीन में जैसे ही वो दूध डालते हैं तो वहाँ पर सब पता लग जाता है कि इसमें कितना फ़ैट है और कितना कुछ प्योर दूध है और कितना आपने पानी मिलाया है। फ्रेंड्स, तो दूध में पानी की मिलावट के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। मनोरंजन के लिए पाले जाने वाले मुर्गी की कौन सा नस्ल है? ठीक है, तो ये मनोरंजन के लिए पाले जाते हैं, तो इसको कहते हैं अश्लील नस्ल। ठीक है, दे गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो ये जर्सी गाय विदेशी है। आगे देखिए, बकरी का औसतन गर्भकाल। ठीक है, जो बकरी का गर्भकाल होता है, यानी कि प्रेगनेंसी टाइम होता है बकरी का, तो ये होता है 150 दिन। ठीक है, 150 दिन प्रेगनेंसी टाइम होता है बकरी का। आगे चलिए, जर्सी नस्ल। जर्सी जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान क्या है? तो ये है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। ठीक है ना, इंग्लिश चैनल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जर्सी जो चैनल है, जो जर्सी गाय है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो ये है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है ना, तो ये इंग्लिश चैनल जो बीच में लाइन वगैरह है, जैसे अपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो ये है रेड क्लिफ रेखा। इसी वजह से जो ये इंग्लिश चैनल है, तो ये इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, समझ गए। तो यहाँ जर्सी गाय बताई जा रही है। जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है? या तो ये फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, इन दोनों जगह पर पाई जाती होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये बोस
इंडिकस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय गाय का जो वैज्ञानिक नाम है तो यह है बोस इंडिकस। अगर ये पूछ ले जो घरों में मक्खी वगैरह उड़ती है तो इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है मुस्का डोमेस्टिका। कुत्ते का नाम है कैनिस फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ लेता है, क्या कहते हैं, क्या बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड, हाँ कई बार ये पूछ लेता है कि जो मैंगो है ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसको कहते हैं मैग्निका इंडिफेरा ठीक है, इंडिया मैग्निका इंडिफेरा कहते हैं ठीक है। आगे चलिए, भैंस की किस नस्ल में सींग हंसिए के आकार का होता है, तो ये मैसाना ठीक है। हंसिए आपने देखा वो गांव में वो ऐसा दांती की तरह होता है ना, वो हंसिया उसे बोल रहे हैं। तो ये हंसी दांती की तरह जो सींग वैसे मुड़े वो ये होते हैं, तो ये होते हैं मैसाना भैंस के। आगे चलिए, भेड़ की कौन सी नस्ल कौन सी नस्ल कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेरी ठीक है। बीकानेरी जो भेड़ है तो ये विश्व में ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ हैं, कोई बता सकता है, ये मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है। सबसे ज़्यादा अगर भेड़ें पूछ ले कहाँ हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में पूरे संसार की सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं और सबसे ज़्यादा ऊन जो होती है तो ये होती है ऑस्ट्रेलिया में। और इतनी ऊन पैदा होती है ऑस्ट्रेलिया में कि उस ऊन से पूरी पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। अब आप देख लो, इतनी सारी ऊन होती है, तो इतनी सारी ऊन तो वहीं होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा बकरियाँ, क्या बोल रहा हूँ, भेड़ें होंगी ठीक है। तो सबसे ज़्यादा भेड़ें पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में इतनी भेड़ें होती हैं कि पूरी पृथ्वी को उस ऊन से लपेटा जा सकता है। लेकिन एक बार UPPCS ठीक है, UPPCS या फिर मैं बोलूँ HCS में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालते हैं तो उनको क्या कहते हैं। जैसे अपने इंडिया में जो भेड़ बकरी पालते हैं उनको कहते हैं गडरिए वगैरह, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में डीप में क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में भेड़े वगैरह पालते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जकारू ठीक है। ये जकारू लिख दिया है, तो आप याद रखना कि वो क्वेश्चन डीप लेवल में भी वो बन सकता है। आगे देखिए, भेड़ का गर्भावधि काल है तो ये 45 से 152 दिन, 145 से 152 दिन। और आप इनको सप्ताह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है यदि देखिए तो ये है बुवेलस बुलियस ठीक है। आगे देखिए, साहिवाल नस्ल की गाय का अन्य नाम है तो ये है मोंटागोमरी ठीक है। मोंटागोमरी ये साहिवाल का अन्य नाम है ठीक है, मोंटगोमरी। आगे चलते हैं, करन स्विच ठीक है। करन स्विच और करन प्राइस किस प्रकार की गाय है, तो ये संकर गाय है ठीक है। अब आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये जो संकर वर्ड है ना, कहाँ है, ये संकर है ना, इस संकर वर्ड को क्लियर कर लो। एक वर्ड होता है देसी ठीक है, देसी वर्ड, और एक होता है इंग्लिश वर्ड। तो इसको कहते हैं, इन दोनों की जो देसी वर्ड से मिलकर और जो इंग्लिश वर्ड से मिलकर जो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको कहते हैं संकर वर्ड। मान लो ये गाड़ी है मोटर गाड़ी ठीक है, तो मोटर शब्द है हिंदी और गाड़ी शब्द है इंग्लिश, तो ये कैसा वर्ड है, मोटरसाइकिल वगैरह, तो ये संकर वर्ड है ठीक है ना, समझ गए होगे। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का वर्ड है ठीक है, और गाड़ी हिंदी का वर्ड है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो रेलगाड़ी संकर वर्ड में आता है ठीक है ना, समझ गए होगे। आगे चलते हैं, अगला देखिए, भेड़ से हमें क्या उपयोगी चीज़ें मिलती है, तो भेड़ से हमें मांस और ऊन ही मिलेगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं। दूध वगैरह भी मिल सकता है ठीक है। अगर यहाँ किसी का समझ ना आ रहा हो ना, तो अभी हम 160 प्लस क्वेश्चन लगाएंगे ऑप्शन टाइप में, वहाँ आप देख लेना। आगे चलिए, भैंस के दूध में गाय के दूध के मिलावट को किस विधि से ज्ञात करते हैं, तो ये हसा परीक्षण ठीक है। मान लो आपके पास गाय भी है और भैंस भी है ठीक है, तो आपने इन दोनों का दूध मिलाकर और डेयरी वाले को चूना लगाने की सोची, तो उसके पास एक ऐसा परीक्षण करता है, वो उसे कहते हैं हसा परीक्षण ठीक है। मतलब दूध और भैंस का दूध और गाय के दूध की मिलावट को पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं हसा टेस्ट ठीक है ना, हसा परीक्षण। और कई बार ये पूछ लेता है कि एलिसा टेस्ट ठीक है ना, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस बकरी के बाल की होमेयर कहते हैं ठीक है ना, किस बकरी के बाल को होमेयर कहते हैं, तो ये अंगोरा बकरी को ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस नस्ल की गाय सबसे अधिक दूध देती है और उनके बछड़े भी कृषि कार्य और बोझा ढोने के काम करते हैं, तो ये दुकाजी नस्ल ठीक है, सबसे ज़्यादा ये दूध वगैरह देती है और इसके बछड़े वगैरह इतने सॉलिड होते हैं
तो वो मतलब बोझा ढोने का भी काम करते हैं, आगे कृषि कार्य भी करते हैं। आगे देखिए हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा थारपारकर और कॉन्करेज किस नस्ल की गाय पाई जाती है? तो दुकाजी नस्ल की। ये देख लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा थारपारकर और कॉकरेज किस नस्ल की गाय हैं? ठीक है ना, तो ये दुकाजी नस्ल की भारवाही नस्लें गाय कौन सी हैं? तो ये नागौरी, मेवाती, खेरीगढ़ और मालवी। नेक्स्ट देखिए गाय की गंगा तीरी नस्ल उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो ये गाजीपुर, बलिया और वाराणसी। आगे देखिए सींग रोधन की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो ये है कॉस्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन, ठीक है ना। ये पूछा जा रहा है कि गाय भैंसों की जो सींग काटने के लिए की कौन सी सबसे अच्छी टेक्निक है? तो ये कास्टिक पोटास की एक छड़ आती है, तो वो रगड़ दो उनके सींगों पर, तो वो सबसे सींग उनके कट जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जैसे चाकू वगैरह पहना करते हैं ना, तो वो रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो ग्राइंडर वगैरह पर रगड़ते हैं, तो वैसा ही एक पोटास की छड़ आती है, तो आप रगड़ोगे उनके सींगों पर तो वो सींग कट जाएंगे। आगे चलिए किन विधियों द्वारा अफरा रोग में पशुओं के पेट में गैस निकालते हैं? तो ये टोकर और कैंक्विला, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति के पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? ठीक है, तो गल कंबल गाय के कौन से हिस्से का भाग है? तो ये गर्दन में पाया जाता है गल कंबल, ठीक है, ये गर्दन का भाग है। यदि आगे देखिए यदि किसी जानवर के सींग के 4 छल्ले हों और उसकी उम्र क्या होगी? तो ये 6 साल, ठीक है। अगर किसी गाय के या फिर भैंस के 4 सींग में 4 छल्ले पड़ रहे हो तो समझ लेना वो 6 साल की है, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है जानवरों की पता वगैरह कैसे लगाया जाता है उम्र का? तो या तो सींगों के छल्ले गिनकर या फिर उनके दांत गिनकर, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। अगर अगर बछड़े के मुंह में 2 अस्थाई दांत हो तो उसकी उम्र 1 सप्ताह, ठीक है। अगर जो बछड़ा वगैरह है यानी कि न्यू बॉर्न बेबी है गाय का, तो उसके 2 अस्थाई दांत है, तो समझ लेना वो अभी 7 दिन का हुआ है। आगे चलते हैं। जुगाली, ठीक है। जुगाली करने वाले जानवरों के सामने के दांत कौन से जबड़े में नहीं होते? तो ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनाया है यूपीपीसीएस में कि जो भैंस वगैरह जुगाली करती है या फिर गाय वगैरह जुगाली करती है ना, तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, कोयले की खदान से मीथेन, दलदलों से मीथेन, ठीक है। और क्या कहते हैं धान के खेत से मीथेन वगैरह निकलती है। लेकिन जो ये पशु वगैरह आपने देखा होगा, मान लो आपने चारा वगैरह खिलाया, भैंस को चारा डाला, तो भैंस तुरंत उस चारे को चट कर जाती है और अपने पेट में स्टोर कर लेती है और फिर वो धीरे धीरे अपने पेट से निकालती है और पूरे दिन वो जुगाली करती रहती है। जैसे कि आजकल के लोग जो च्युइंगम चबाते हैं ना, तो वो भी जुगाली है, ठीक है ना। तो वो भैंस सारा खाना तुरंत निपटा देती है, चारा वगैरह तो वो अपने पेट में रख लेती है, फिर वो धीरे धीरे निकालती है और फिर पूरे दिन मुँह चलाती है, तो उसको कहते हैं जुगाली करना। लेकिन यूपीपीसीएस में एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भैंस जुगाली करती है या फिर जानवर जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो वहाँ पर निकलती है मीथेन गैस, ठीक है। याद रखना, कई बार पूछा है। धान के खेत से मीथेन गैस, कोयले की खदान से मीथेन गैस, पशु जो जब जुगाली करते हैं तो वहाँ भी मीथेन गैस निकलती है और निकलती है दलदलों वगैरह से, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। दूध दोहने की सर्वोच्च विधियाँ कौन सी हैं? तो पूर्ण हस्त या मुट्ठी, ठीक है। पूर्ण हस्त यानी कि पूरे हाथ से या फिर मुट्ठी में दबाकर दूहना चाहिए। पशुओं की धड़कन किस यंत्र से नापते हैं? तो ये पशुओं की धड़कन नापते हैं जैसे कि अपनी नापी जाती है स्टेथोस्कोप द्वारा, ठीक है ना, जो आला बोलते हैं जिसको। जुगाली करने वाले जानवरों के अमाशय कितने भाग होते हैं? तो ये 4, ठीक है ना। ये देख लीजिए जो भैंस वगैरह चारा तुरंत निपटा देती है ना, तो भैंस वगैरह के पेट में 4 अमाशय होते हैं, ठीक है ना, यानी कि 4 पेट होते हैं, तो तुरंत खाना अपना इन चारों पेटों में भेज देती है वो। लेकिन साइंस में कई बार ये पूछ लेता कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी है? तो ये अमाशय ग्रंथि याद रखना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन काल कितना होता है? तो ये 12 साल, ठीक है। आगे देखिए बधियाकरण में पशुओं की कौन सी नस दबाई जाती है या फिर काटी जाती है? तो ये है स्पर्म, ठीक है ना, ये है स्पर्मेट्रिक कोड, ठीक है ना, स्पर्मेट्रिक कोड वगैरह होती है, इसकी नस काट दी जाती है या फिर दबा दी जाती है, जिसको बोलते हैं पशुओं की नसबंदी करना, ठीक है ना। ये देखिए आ गया क्वेश्चन, नसबंदी में कौन सी नस काटी जाती है? शुक्राणु की नस्ल, ठीक है ना, यानी कि जो स्पर्म की नस्ल है उसको काट दिया जाता है। आगे चलते हैं। भैंस का, ठीक है ना, भैंस का प्रेगनेंसी टाइम है तो ये 310 दिन। आगे देखिए सांड सांड उस नर
सांड उस नर पशु को कहते हैं जिसके प्रजनन की शक्ति होती है। तो बैल किसे कहते हैं? तो बदिया किए हुए नर को। ठीक है, सिंपल वे में समझिए। मतलब सांड वो है जो प्रजनन वगैरह कर सकता है। ठीक है, मतलब जो प्रजनन करके बच्चा पैदा कर सकता है तो उसे कहते हैं सांड। ठीक है, मतलब जो सांड है जो प्रजनन वगैरह करता है तो उसे सांड कहते हैं। और जो मान लो अरे सांड की नसबंदी कर दी जाए, मतलब जो ऊपर पड़ के आए ना, ये शुक्राणु की नस इसकी काट दी जाए सांड की, तो वो सांड हो जाएगा बदिया। ठीक है, तो उस बदिया को कहते हैं बैल। ठीक है, समझ गए होगे। अगर सांड की नसबंदी कर दी जाए तो उसे कहेंगे बैल। और जो ये सांड वगैरह है अगर ये प्रजनन दर वगैरह कर रहा है और मतलब बच्चे वगैरह पैदा कर सकता है तो इसको कहेंगे सांड। ठीक है, समझ गए होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे चलते हैं कि सांड को टीचर कहते हैं। तो देखिए यह सांड ऋतुमयी मादाओं की जांच के लिए उपयुक्त होता है, परंतु यह मादाओं को गर्भित नहीं कर सकता। ठीक है, टीचर सांड किसको कहते हैं? तो यह सांड ऋतुमयी मतलब मौसम के अनुसार मादाओं की जांच कर सकता है, मतलब मादाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यह बच्चे पैदा नहीं कर सकता, मतलब उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता गाय को। समझ रहे होगे। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि यह है पशुपालन। ठीक है, बदिया करने के उपचार वैज्ञानिक विधियाँ कौन सी हैं? तो ये बताइए। तो ये है विड्रोजो कैक्सटर्स्ट विधि तथा चीरा लगाकर रासायनिक पदार्थ द्वारा। ठीक है, मतलब वही है कि जो ये बेड्रोजो कैक्टस विधि है और एक चीरा लगाकर जो शुक्राणु की नस काट देते हैं। ठीक है, समझ रहे होगे। नेक्स्ट देखिए, छोटे थनों वाले पशुओं में दूध दोहने की सर्वोच्च विधि कौन सी है? तो चुटकी। ठीक है, जिनके मतलब भैंस वगैरह होते हैं या फिर गाय, तो उनके थन वगैरह छोटे होते हैं तो उनको आप 2 उंगलियों में पकड़कर यानी कि चुटकी में पकड़कर भी उनकी धार निकाल सकते हैं या फिर उनको दूध सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गाय की शुद्ध भारतीय नस्ल कौन सी है? तो ये गिर नस्ल है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ये गिर, एक सेकेंड, गिर नस्ल। ठीक है, ये गिर। और कई बार ये पूछ लेता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये फिर जाएंगे हम गुजरात की तरफ। ठीक है, ये सब डिटेल में करा रखा है। तो ये देखिए गिर गाय का जन्म तो ये काठियावाड़ में हुआ है और ये काठियावाड़ गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए गिर गाय का जन्म स्थान तो ये काठियावाड़ है। रिपीट हो गया क्या? ठीक है, ये 43 2 बार हो गया तो डरना नहीं है। आगे चलते हैं। किस विदेशी गाय के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो जर्सी में, ये बता दिया है। बरसीम के हरे चारे में शुष्क पदार्थ कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 25%। जो बरसीम वगैरह खिलाते हैं तो बरसीम में जो शुष्क पदार्थ होता है तो उसमें 25% मात्रा होती है शुष्क पदार्थ की। आगे देखिए, भूसा है या फिर तूड़ा बोल लो, भूसे में कितने प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है? तो ये 90%। आगे देखिए, अब भूसा तो सूखा ही होता है। ठीक है, तो उसमें 90% सूखापन होता है या फिर शुष्क पदार्थ। ठीक है, दूध देने वाली भैंस को 100 किलोग्राम भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ चाहिए? तो ये है 3। मान लो कोई 100 किलो, कोई भैंस है 100 किलो की, तो उसको लगभग 3 किलो सूखा पदार्थ दिया जाना चाहिए उसके चारे में। ठीक है, आगे चलिए, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल सर्वाधिक दूध देती है? तो ये होल्स्टीन। ठीक है, यानी कि ये एक साल में 6150 लीटर दूध दे सकती है। ठीक है, और ये होल्स्टीन वगैरह कहाँ मिलती है? तो ये नीदरलैंड साइड वगैरह, हॉलैंड वगैरह में। आगे चलते हैं, किस बकरी को दूध की रानी कहा जाता है? सानेन बकरी। ठीक है, आगे देखिए, पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? तो ये कश्मीरी। ठीक है, आगे देखिए, गाय के आयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, याद रखेंगे। और कई बार ये पूछ लेता है कि धावन छोटे का रासायनिक नाम क्या है? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट। जो गाय वगैरह का आयन होता है, ठीक है, आयन वगैरह जहाँ पर उसके थन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जो उसका पेट वगैरह एरिया है तो उसको कहते हैं आयन। यानी कि जो उसके थनों वगैरह को एरिया को धोने के लिए धार निकालने से पहले धोते हैं ना, उसका पेट वगैरह उसके थन वगैरह, तो उसी को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट विधि का प्रयोग किया जाता है। आई होप मैं एकदम डीप में बता रहा हूँ, सिंपल वे में। ठीक है, तो समझ तो आ ही रहा होगा। आगे चलते हैं। 52 नंबर देखिए, पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? तो ये पूँछ से पूँछ वाली विधि। ठीक है, जो ये पशु वगैरह होते हैं, कई पशु होते हैं जो ढीठ टाइप के होते हैं। ठीक है, ढीठ किस्म के पशु होते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, तो उनको पूँछ से पूँछ बांध दिया जाता है ताकि वो आपस में लड़े मत। ठीक है, आगे चलते हैं। पशुशाला को धोने के लिए यानी किस
रसायन विधि का प्रयोग किया जाता है तो फिनाइल। ठीक है, पशुशाला वगैरह वही, मान लो आपका एक डेयरी है। ठीक है, ये डेयरी है तो रात को आपने गाय वगैरह बांध दी। ठीक है, इस डेयरी में गाय वगैरह बांध दी और सुबह उठ के देखा तो फिर गोबर ही गोबर है। ठीक है, गोबर वगैरह है और यूरिन वगैरह है गाय का। ठीक है, तो उसको धोने के लिए, फर्श को धोने के लिए फिनाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसा कि घरों में भी होता है। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? ये ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये हज़ारों बार मैंने बता रखा है। ऑक्सीटोसिन, ये लास्ट वीडियो में भी जब मैंने बताया था ना कि भारत में गिद्ध क्यों ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो उसका सबका केमिकल का कारण है। ठीक है, सब केमिकल की वजह से ख़त्म हो गया है। अब मान लो आजकल हो क्या रहा है। ठीक है, गिद्ध क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने पीछे भी बताया था, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सबसे मेन कारण है, मान लो कोई भैंस है। ठीक है, वो बीमार है या फिर कुछ भी है तो उसके दर्द वगैरह है, तो दूध निकालते टाइम वो उसके थनों में दूध नहीं उतर रहा है, तो दूध निकालने के लिए ये ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, भैंस के ठोक दिया जाता है। ठीक है, भैंस के ठोक दिया जाता है डॉक्टर्स को बिना बताए, क्योंकि दूध निकालना है। तो जैसे ये इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन नाम का लगता है ना, तो भैंसों के थनों में तुरंत आ जाता है क्या, दूध उतर आता है। ठीक है ना, धार निकाल ली जाती है। लेकिन अगर यही ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन ठोकते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि भैंस मर जाएगी। ठीक है, और भैंसों में जो दर्द वगैरह होता है तो दर्द निवारक जो एक डिक्लोफेनेक नाम, सोडियम डिक्लोफेनेक नाम की एक दवाई आती थी, वो एकदम हाई डोज की होती थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है। वो हाई डोज दिया जाता था भैंसों को या फिर गाय को उनके दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन वो इतना हाई डोज होता था, भैंस वगैरह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और एक टाइम आता था तो वो मर जाती थी। ठीक है, और फिर मरी हुई भैंसों को छोड़ के आते थे जंगल वगैरह में, तो जंगल में होते थे गिद्ध वगैरह, और गिद्धों का काम होता था क्या, भैंसों का मांस खाना, गाय का मांस खा पी कर उनको एकदम ख़त्म करना। ठीक है, और वो जो भैंसों के, मरी हुई भैंस के अंदर जो वो होता था ना, जो हाई डोज दिया जाता था ऑक्सीटोसिन, क्या कहते हैं, सोडियम डिक्लोफेनेक नाम की दवा, हाई डोज, तो वो भैंस नहीं बर्दाश्त कर पाती थी इतनी बड़ी, तो गिद्ध तो छोटा सा प्राणी है, तो वही हाई डोज केमिकल उसके गिद्ध के अंदर गया तो गिद्ध धीरे धीरे मरने लगे। ठीक है, और कोई कहता कि विदेश वालों ने ऐसी दवाई छोड़ दी सारे गिद्ध वहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो गिद्धों का मरने का कारण यही था, जो भैंसों को, पशुओं को जो हाई डोज दिया जाता था दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए, तो वही मरी हुई भैंस को खाया गिद्ध ने, फिर गिद्ध भी मरने लगे धीरे धीरे, क्योंकि वो हाई डोज उनके पेट में चला गया। तो इसी वजह से आजकल गिद्ध देखने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसको एक आधा गिद्ध दिखाई दे जाता होगा। ठीक है, तो समझ रहे होगे। अगर यही जो, ये तो बता दी भैंसों की बात, यानी कि पशुओं की बात बता दी, लेकिन यही जो इंजेक्शन है ना, ये ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन का भी कार्य करता है। ये इंजेक्शन भी आता है, मान लो कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, एकदम वीक है, मतलब दुबली पतली लेडीज है, और उसके बच्चा हुआ है। ठीक है, डिलीवरी हुई है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको तुरंत माँ का दूध पिलाया जाता है। अब मान लो लेडीज ही कमज़ोर है और उसके दूध नहीं उतर रहा है, ठीक है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही है बच्चे को दूध उतारने के लिए, तो महिलाओं के भी ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि उसके तुरंत दूध उतर आए और बच्चे को ताज़ा ताज़ा वहाँ का दूध मिले। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, कई बार बता दिया है। आजकल सब कुछ कमाल किसका है, केमिकल का। ठीक है, तो आप देख कर हर चीज़ खाया कीजिए। मान लो कोई, आपने देखा हो गांव वगैरह में, ये छोटी सी घिया है। ठीक है, छोटी सी घिया है, इसमें इंजेक्शन ठोक दिया केमिकल का, और अगले ही दिन ये घिया पूरी लंबी हो जाती है। ठीक है, इतनी लंबी हो जाती है, और ये घिया अगले दिन मार्केट में भी बिकने पहुंच जाती है। तो छोटी सी घिया को इंजेक्शन ठोक के लंबा कर दिया, केमिकल का कमाल है। और यही केमिकल आप ख़रीद के लाते हो और घिए का रायता वगैरह बनाकर आराम से खाते हो। तो ऐसी चीज़ों से बचना है, क्योंकि आज हर किसी को पैसा चाहिए, पैसा, मनी मेकिंग। ठीक है, मनी मेकिंग के लिए बैठे हैं हर कोई। ठीक है, तो समझ गए होगे, या कुछ और बता दूं। कल परसों मैं एक बोतल, ठीक है, मैं तो बीमार था 5-7 दिन से, मैंने अपने भाई से, जो दिवाली का त्यौहार गया ना, तो दिवाली पे दिए जलाने के लिए तिली के तेल की बोतल मंगाई, और तिली का तेल ऐसा था जब उसको जलाया गया तो जैसे टायर जलाते हैं ना, इतना काला धुआं निकल रहा था उसके अंदर से। तो मैंने भाई कहा ये बहुत ही ज़्यादा मिलावट है इसमें, जैसे काला तेल होता है ना, जैसे काला टायर वगैरह कोई प्लास्टिक जला दो तो एकदम काला धुआं होता है, तो उस, जब जोत बत्ती जली ना, तो उस, जब तेल में उसको डुबोया जोत बत्ती को, तो इतना काला धुआं निकाल रहा था वो। बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है हर चीज़ में। ठीक है ना, चाहे वो टूथपेस्ट हो और चाहे वो खाने पीने की चीज़ें। तो चलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बाकी आप समझदार हैं, थोड़ा खाइए लेकिन खाइए बढ़िया। ठीक है ना, ताकि हम स्वस्थ रहें और हरे भरे रहें और ऐसे ही लंबी ज़िंदगी जीते रहें। पहले के टाइम आपने देखा होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह होते थे,
चने की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी 2-2, 3-3, 4-4 खा जाते थे। एकदम वो शुद्ध रोटी होती थी। और गेहूँ, क्या कहते हैं, गेहूँ, मक्के वगैरह, बाजरे वगैरह की एकदम घी लगा कर कोई बीमारी वगैरह नहीं होती थी। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा बीमारी चल रही है पथरी की, ठीक है ना। और ये पथरी वगैरह क्यों हो रही है? क्योंकि ये सब केमिकल हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है ना। ये तली पली चीज़ें केमिकल जा रहा है, चाहे वो तेल के ज़रिए जा रहा हो, चाहे फिर वो जा रहा हो फास्ट फूड के ज़रिए। तो आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत बनी हुई है पथरी की, पथरी वगैरह की। फिर चाहे वो लीवर में हो जाए या पित्त में हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए बैक डाउन आवर वीडियो। दूध किस प्रकार का आहार है? तो ये पूर्ण आहार है। आगे देखिए, पशु का तापक्रम किससे नापा जाता है? तो ये वेटरनरी थर्मामीटर से, ठीक है। यानी कि जो पशुओं का थर्मामीटर होता है उसका अलग ही होता है, ठीक है। तो पशुओं का तापक्रम थर्मामीटर से ही नापते हैं, वेटरनरी थर्मामीटर से, ठीक है। आगे देखिए, किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? तो ये बदावरी। आगे देखिए, मांस मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? तो ये ब्लैंगक बंगाल, ठीक है। आगे चलिए, किस बकरी में दाढ़ी पाई जाती है? तो बीटल बीटल बकरी में दाढ़ी मूंछ होती है। आगे चलिए, भेड़ की मूंछ काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डॉकिंग। आगे चलते हैं। अगर यहाँ समझ ना आ रहा हो तो अभी हम क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। आगे चलिए, भेड़ में ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शेयरिंग, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग में नापा जाता है? तो गुर्दा में, ठीक है। जो पशुओं का तापमान वगैरह नापा जाता है तो वो कहाँ से नापा जाता है? तो वो गुदा से, ठीक है। आगे चलते हैं, गाय भैंस में नाड़ी दर किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो ये कॉक्सिजियल धमनी से, ठीक है। कॉक्सिजियल धमनी से क्या नापते हैं? कॉक्सिजियल धमनी से। तो जो गाय भैंस होती है तो उनकी पल्स रेट यानी कि नाड़ी दर जो हमारी नापते हैं ना, जैसे डॉक्टर चेक करता है अपनी हाथ हाथ से, यानी कि हमारा बीपी, यानी कि हमारी नब्ज सही चल रही है ना, तो ये गाय भैंसों की नब्ज कैसे नापते हैं? तो ये कॉक्सिजियल धमनी से नापते हैं। आगे चलिए, पशुओं की नस्ल को किस विधि द्वारा सुधारा जाता है? तो ये कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, लोही किसकी नस्ल है? तो ये भेड़ की है। अंडे में सर्वाधिक पाव होता है, तो अंडे का जो पीला पीला भाग होता है ना अंदर, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसीलिए अंडे भी खाने चाहिए टाइम टाइम पे। आगे चलिए, सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की कौन सी नस्ल है? तो ये वाइट हॉर्न लैग, ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी है तो इसको कहते हैं रानीखेत, ठीक है। और कई जगह ये बर्ड फ्लू भी लिखा मिलेगा। तो चलिए आगे, कुकड़ मुर्गी किसे कहते हैं? तो अंडा देने वाली मुर्गी को उसको कहते हैं कुकड़। आगे देखिए, मुर्गे के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है खस्सीकरण, ठीक है। खस्सीकरण या फिर बधियाकरण, आप समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं, इंट्रावेरिस इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये नस में लगाया जाता है। आज देखिए, मुर्गियों में लगाया जाता है गोमस, ठीक है। गोवंश में खुरपका और मुंह पका बीमारी का क्या कारण है? तो ये विषाणु, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये खुरपका और मुंह पका रोग किसकी वजह से होता है? तो डायरेक्ट विषाणु के द्वारा। आगे चलते हैं, थैलेला रोग का क्या कारण है? तो ये परजीवी। आगे देखिए, मादा के बच्चा देने के तुरंत बाद ही मादा के स्तर में नवजात बच्चे के लिए निकालने वाला क्षरण क्या कहलाता है? तो ये खींच, ठीक है। जो मैंने बताया ना अभी ऊपर, जैसे चाहे वो पशु का बच्चा हो, मान लो जो कोई भैंस का बच्चा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो प्योर दूध वगैरह निकलता है शुरू के 4-5 दिन, तो उसको खींच कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मुर्गी में अंडा बनने का समय, तो ये 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। मुर्गी में ये अंडा बनने में 24 घंटे लगते हैं। दूध शर्करा को क्या कहते हैं? तो ये इसको लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। दूध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? इसको चिकन कहते हैं। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ थे ना, मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं। आप लेने भी गए होंगे दुकानों पर या फिर खाया तो होगा, ठीक है। तो उसको चिकन कहते हैं। और जो सुअर का मांस होता है तो उसको कहते हैं पोर्क। लेकिन यूपीपीएससी में कई बार डीप में क्वेश्चन बन जाता है कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। लेकिन किस वजह से हुई थी? तो किसी जाहिल इंसान ने उनको सूअर का मांस दे दिया था खाने के लिए। तो 83 वर्ष की अवस्था में उनकी गौतम बुद्ध नगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी सूअर का मांस खाने से, ठीक है, जिसको कहते हैं पोर्क, ठीक है। ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। और क्या बता दूँ, चलिए आगे चलते हैं।
खीस में विटामिन ए किस रूप में विद्यमान होता है, तो कैरोटीन फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ लेता है कि कैरोटीन कहाँ कहाँ होता है, हमारे नाखूनों में कैरोटीन होता है, हमारे बालों में कैरोटीन होता है। आई होप समझ रहे होगे फ्रेंड्स। तो आगे देखिए, लेकिन थोड़ा डीप में ले जाऊं, कोई ये बता सकता है चिकन क्या कहते हैं? कोई ये बता सकता है कि जो हम खाते हैं उसको तो चिकन कहते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जानवर है, मान लो कोई बाघ है या फिर शेर है, चीता है, तो वो भी तो चिकन ही खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कोई बता सकता है? देखो मैं बताता हूँ, सिंपल वे में बात समझो। अगर मान लो किसी शेर को, क्योंकि ये चिकन मिलता है दुकानों पे, इतना याद रखना, आप ख़रीदने भी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो खाया तो होगा दुकानों पे जाके, ठीक फ्रेंड्स। तो दुकानों पे जो बिकता है ना उसको कहते हैं चिकन, लेकिन अगर शेर वगैरह को किसी को खाना है ना, तो फिर वो चिकन नहीं खाएगा, वो खाता है क्या? फ्लैश। अभी बताता हूँ, ठीक है। मान लो किसी शेर को भूख लगी, तो वो शेर किसी दुकान पर जाके ये नहीं कहेगा कि अंकल जी मुझे चिकन दे दो। वो डायरेक्ट जो किसी पर अटैक करके खाया जाता है ना, जब मान लो किसी ने, शेर ने किसी हिरण पर अटैक किया और उसके मांस को फाड़ कर खा गया, तो वो चिकन नहीं कहलाता, वो कहलाता है फ्लैश। यानी कि किसी पे अटैक करके कुछ खाया जाए तो उसे कहते हैं फ्लैश, और जो दुकानों पे मिलता है उसे कहते हैं चिकन। समझ गए होगे? दोबारा देखिए, ठीक है। मान लो कोई चीता है और चीते को भूख लगी, तो वो चिकन खरीदने दुकान पर नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट किसी पर हमला करेगा, या फिर कोई आदमी पर करेगा, या फिर किसी जानवर पर करेगा और उसको मार कर खाएगा, तो उसको कहते हैं फ्लैश। तो हम लोग जो खाते हैं वो खाता है चिकन, लेकिन जो ये पशु वगैरह खाते हैं मार के, तो उसको कहते हैं फ्लैश। समझ गए होगे? जो किसी पर डायरेक्ट अटैक करके या फिर किसी जानवर पर अटैक करके मार कर खाया जाए उसे कहते हैं फ्लैश, और जो हम लोग दुकानों से ख़रीद कर खाते हैं उसे कहते हैं चिकन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये एकदम डीप लेवल के क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, यूपीएससी लेवल के। फ्रेंड्स आगे चलिए, खीस तो ये हो गया ना कैरोटीन। आगे चलिए, खच्चर किसका क्रॉस है, तो ये गधा और घोड़ी का। फ्रेंड्स भारत में डेयरी पशुओं की संख्या विश्व में पशुओं का कितना भाग है, तो ये 1/5। फ्रेंड्स 1/5 मान लो, पूरे विश्व में 100 डेयरियाँ हैं, तो इसका 1/5 कर लो, तो ये कट जाएगा 20 से। फ्रेंड्स यानी कि भारत में 20% डेयरियाँ हैं पूरे विश्व के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स पूरे विश्व में 100 डेयरियाँ हैं, तो 100 में से 20 हमारे इंडिया में है, ऐसे समझ लो। फ्रेंड्स 1/5। आगे देखते हैं, बछड़े की नाल काटने के बाद क्या लगाते हैं, तो ये टिक्चर आयोडीन। आगे देखिए, नेशनल डेयरी, तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। NDRI तो ये हरियाणा के करनाल में है, ठीक है। ये 1923 में तक कहाँ थी, तो ये थी बेंगलोर में, और 1955 में इसको लगा दिया था हरियाणा के करनाल में, और ये हरियाणा के करनाल में, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल जो HCS का एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, गाय के दूध में लैक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है, तो ये 28 से 30 के बीच में रीडिंग होती है। आगे देखिए, गाय के प्रति 3 लीटर दूध पर कितने किलो दाना देना चाहिए, तो 1 किलो। फ्रेंड्स मान लो कोई गाय 3 लीटर दूध दे रही है, तो उसको 1 किलो खड़ या फिर बिनोड़ा तो देना चाहिए। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स मेले प्रदर्शनी में खरीदे गए पशुओं को पहले 15 दिन अलग रख कर देख रेख करना क्या कहलाता है, तो ये है संगरोध। फ्रेंड्स मान लो कोई आप पशुओं का मेला, सबसे बड़ा मेला लगता है झज्जर के जहाजगढ़ में। फ्रेंड्स तो आप मान लो जहाजगढ़ से कोई 2 गाय खरीद के लाए, तो उसे डायरेक्ट आप अपनी डेयरी में शामिल नहीं करोगे, कुछ दिन उसको अलग से रखोगे, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए इनमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो उसको कहते हैं संगरोध। यानी कि अलग रख कर उनकी देखभाल करना, जब आपको पता लग जाए, तसल्ली हो जाए कि हाँ ये पशु बढ़िया है, तब जाके आप इन पशुओं को अपनी डेयरी में ले जाओगे उन सब पशुओं के बीच। समझ रहे होगे? मान लो अगर इनको कोई बीमारी है, आप मेले में से खरीद के लाए और डायरेक्ट अपने, मान लो आपके पास 10 गाय और 10 भैंसें हैं, तो उन 10 गाय और 10 भैंसों के बीच डेयरी में ले जाकर बांध दिया इन 2 पशुओं को जो आप खरीद कर लाए हो, और इन्हें कोई बीमारी है, तो ये इन 10 को भी बीमार कर देंगी, इसलिए इनको थोड़ा अलग रखा जाता है 15-20 दिन, ताकि आप संतुष्ट हो चुके हैं, सेटिस्फाई हो चुके हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, दूध दूहते समय पशु को डर जाने का किस हार्मोन के कारण होता है। मान लो आप किसी पशु को दूह रहे हैं या फिर गाय भैंस दूह रहे हैं, तो एकदम पशु डर जाए, तो किस हार्मोन के कारण दूध चढ़ जाता है ऊपर, तो ये होता है एपिनेफ्रिन। ठीक है ना, एपिनेफ्रिन की वजह से मान लो कोई हार्मोन है, पशु डर गया और वो डर जाएगा,
तो सारा दूध अपना ऊपर चढ़ा लेगा, ठीक है ना। तो वो है एपिरिने अब एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। आगे चलिए, कष्टप्रद प्रसव की क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्कोटिया, ठीक है ना। कष्टप्रद, मान लो कोई गाय है, उसका डिलीवरी होने वाली है, तो उसे जो दर्द वगैरह होगा प्रसव के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको कहते हैं डिस्टोकिया। आगे चलते हैं, जीवधारियों की वह का कला क्या कहलाती है जिसके द्वारा ये अपने जैसे ही जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं तो उसको कहते हैं जनन, ठीक है ना। प्रजनन या फिर जनन बोल लो। मोटे चारे के रेशे की मात्रा कितनी होती है, तो ये 18 से 22%। आगे देखिए, सुअर सुअर की दवा मादा को क्या कहते हैं, सुअर की युवा मादा को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गिल्ट। आगे देखिए, अंडों में चूजे निकालने वाले स्थान क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हैचरी। फ्रेंड्स, जहाँ पर अंडों से चूजे को निकालने का कौन सा स्थान होता है, तो उसको कहते हैं हैचरी। ठीक है। ये तो 93 वन लाइनर के क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अगर यहाँ किसी को समझ ना आए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। अब देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनना। चलते हैं, ठीक है। दुग्ध परीक्षण है तो किसका है, तो ये है बेंजोइक एसिड का, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, खीस में कैसीन पाया जाता है, तो ये 4.2%। आगे देखिए, भैंस की किस नस्ल में दूध के वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो बताइए, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, गोदावरी। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो वसा होती है, फैट होता है, तो गोदावरी नस्ल की भैंस के दूध में। आगे चलिए, दूध का पीलापन, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो ये होता है 1.032, ठीक है ना। आगे चलिए, पशुओं में गलाघोटू बीमारी किसके कारण होती है, तो ये होती है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये इज्जतनगर, ठीक है ना। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये बरेली में पड़ता है। आगे चलिए, दुग्ध जोर बीमारी है, तो ये है भैंस की, ठीक है ना। दुग्ध जोर बीमारी ये भैंसों में होती है। गाय का गर्भ धारण काल कितना है, तो ये 285 दिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पशुओं में नैथेला रोग का क्या कारण है, तो ये बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये सब हम ऊपर पढ़ के आए हैं। आगे देखिए, अगर आपने ऊपर ध्यान से देखा हुआ तो आपको लगाने में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक भी कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे, हौसला मिले, ठीक है ना, ऐसी वीडियो बनाने के लिए। आगे चलिए, गाय के दूध में पानी का परसेंट कितना होता है, तो ये 87% पानी होता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग फिर भी दूधिया फिर भी पानी मिला देता है, ठीक है। मैं तो अपने दूधिया को बोल देता हूँ, वो पानी मिला के लेके आता है, तो मैं बोल देता हूँ अंकल समरसीबल हमारे घर भी लगा हुआ है, तो वो अपने आप समझ जाता है, ठीक है ना। तो आप भी बोल दिया करें, अगर आपको लगे ना कि दूधिया पानी मिला रहा है तो आप बोल देना अंकल जी समरसीबल हमारे घर भी लगा हुआ है, तो ज़्यादा पानी वगैरह ना मिलाओ। चलते आगे, ठीक है ना। दूध के पाश्चीकरण का उपयुक्त तापमान कितना है, तो ये है 143 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 30 मिलीमीटर, ठीक है ना। आगे चलिए, कार्य करने वाले पशुओं का बधियाकरण की उपयुक्त आयु कितनी होती है, तो बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 से 2 वर्ष, ठीक है ना। 1.5 से 2 वर्ष, यानी कि जो कार्य करने वाले पशु वगैरह होते हैं तो उनको बधिया या फिर उनकी नसबंदी वगैरह करने की उपयुक्त आयु होती है 1.5 से 2 वर्ष। गाय की प्रमुख नस्ल कौन सी है, तो ये उपरोक्त सभी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रमुख नस्ल कौन सी है, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, मुर्रा, ठीक है ना। ये मुर्रा नस्ल सबसे ज़्यादा दूध देती है और इसको कहते हैं हरियाणा का काला सोना, यानी कि ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हरियाणा के हर एक एग्जाम में पूछा हुआ होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, पशुओं में बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हैं, तो ये है गलघोटू, निमोनिया और नथेला, ठीक है ना, थनैला। अभी ये पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है ना, यूपी पीईटी का 16 अक्टूबर को हुआ है, तो वहाँ पर ये पूछा हुआ था एमीनिया, अगर आपको निमोनिया हो जाए, ठीक है, तो निमोनिया में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा। अगर आपके निमोनिया हो जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी कि ये फेफड़े की बीमारी है, ठीक है।
फेफड़ों में सूजन आ जाती है, अगर सूजन आ जाए तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत वगैरह होती है, ठीक है। तो समझ लेना ये निमोनिया फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। आगे चलिए, पशुओं के चयन की विधि कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप देख सकते हैं पशुओं के चयन की विधि क्या है, तो ये है फिनोटाइपिक चयन, पारिवारिक चयन और संतित के आधार पर चयन, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हाल फिलहाल बहुत जल्दी वीडियो नहीं, ये बहुत ही जल्दी मैंने PDF टाइप करवाई है। आगे चलते हैं, पशु का वह भोजन जो उसके जीवन निर्वाह, उत्पादन तथा अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, संतुलित भोजन। मतलब पशुओं का वह भोजन जो उसको जीने में सहायता प्रदान करता है, उसको शक्ति वगैरह बढ़ाता है, तो उसको कहते हैं संतुलित भोजन। आगे देखिए, ICAR राष्ट्रीय डेयरी, तो ये बता दिया करनाल में है, इसे तो देखते उड़ा देना। दूध एंजाइम है, तो दूध एंजाइम्स है, तो ये लाइमेज का और लैक्टोज का, ऑप्शन नंबर डी। ये देख लीजिए, केंद्रीय बकरी शोध, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये है मखदूम, ठीक है। केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये है मखदूम में, और ये मखदूम पड़ता है कहाँ पर, यूपी में, और यूपी में भी कहाँ, तो मथुरा, ठीक है। मथुरा वृंदावन में पड़ता है। आप गए होंगे मथुरा वगैरह घूमने, नहीं गए तो चले जाना कभी, ठीक है। आगे देखिए, पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व पाचन फ्रूट आना था यहाँ पर, प्रोटीन, पर्याप्त ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, मैरीसन का मात्रक, ठीक है। आगे देखिए, दूध में, ठीक है, दूध में स्टेटोकोकस थर्मोमिल्स द्वारा कितना लैक्टिक अम्ल पैदा किया जाता है, तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कितना, 0.6%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध क्रिया करने का सबसे अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा दूध क्रय करने का सबसे अच्छा ढंग है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है दूध को बेचने के लिए, तो दूध की बसा और बसा रहित ठोस की मात्रा का अनुसार, ठीक है। तो दूध बेचने का सबसे ये तरीका है। आगे चलिए, एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पादन आहार को उसे कितनी आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगी 5%, ठीक है। अभी बताया था ना ऊपर, मान लो कोई गाय है, वो 3 लीटर दूध दे रही है, तो 3 लीटर दूध में उसे 1 किलो बिनोड़ा चाहिए या फिर खड़ चाहिए। अब ये यहाँ 15 लीटर दूध दे रही है, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। तो इसको 15 यानी कि इसको चाहिए 5 किलो चारा चाहिए, या फिर खड़ कह लो या फिर बिनोड़ा कह लो, तो ठीक है ना। यानी कि 3 लीटर दूध में 1 किलो चाहिए, तो यहाँ दे रही है 15, तो ये हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है ना। समझ गए हो गए। आगे चलते हैं, ट्रिप्स का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है, तो ये थैलेला रोग में। मक्खन में सुगंध किस के लिए उत्तरदायी है, तो जो ये घी वगैरह होता है, तो उसमें सुगंध कैसे आती है, तो ये आती है डाई एसिटिलीन की वजह से, ठीक है ना। जो घी में जो खुशबू वगैरह आती है, बहुत बुरी बदबू आती है, ठीक है ना। मुझे तो एकदम एक धेले की लगती, ऐसी बदबू सूंघ के तो मैं तो 2-3 दिन रोटी और नहीं खाता, ठीक है ना। आगे चलिए, परिशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा और भंडारित किया जाता है, तो बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4-5 डिग्री पर दूध को ठंडा किया जाता है और उसको स्टोरेज किया जाता है। आगे चलिए, दूध के माध्यम से पशुओं में फैलने वाली बीमारी है, तो ये हो जाएगी टाइफाइड ज्वर, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लेता है कि टाइफाइड जब आप आदमी को हो जाए तो उसमें कौन सा टेस्ट कराया जाता है, एलिसा होता है एड्स के लिए, ठीक है ना। तो ये टाइफाइड अगर आपको हो गया तो वहाँ होता है विडाल टेस्ट, ठीक है ना। अगर किसी को टाइफाइड वगैरह हो जाए तो आप देखना, डॉक्टर 3-4 टेस्ट लिखता है, तो ये टाइफाइड का टेस्ट होता है, तो आप देखना अपनी पर्ची में ध्यान से, तो वहाँ पर ये W लिखा होगा, और इस W का मतलब होता है विडाल टेस्ट, ठीक है ना। तो याद रखना, कई बार ये ग्रुप CD एग्जाम में पूछ लेता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो ये होता है विडाल टेस्ट, ठीक है ना। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए। आगे चलते हैं, बछड़ों का खसरा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा स्वच्छ रखने के लिए बछड़ों का खसरा किया जाता है। आगे देखिए, दुआई बाड़े की फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का
प्रयोग किया जाता है तो कितना क्लोरीन चाहिए होता है, ये चाहिए होता है 200 ppm। ठीक है, दोहाई। ठीक है, दोहाई से पूर्व आयन को पहुँचने के लिए हाइपोक्लोराइड का घोल का प्रयोग किया जाता है। तो कितना हाइपोक्लोराइड चाहिए, तो ये है 500 ppm। ठीक है, सिंपल वे में समझा देता हूँ। मान लो भैंस को दूहने से पहले, ये दोहाई मतलब यानी कि धार निकालने से पहले जो भैंस का आयन वगैरह होता है, जहाँ पर उसका जो अंदर साइड पेट का एरिया होता है, जहाँ पर उसके थन वगैरह होते हैं, तो उस एरिया को कहते हैं आयन। ठीक है, तो आयन को पहुँचने के लिए या फिर धोने के लिए 500 ppm का क्या चाहिए होता है, तो ये चाहिए होता है हाइपोक्लोराइड। ठीक है, आगे चलते हैं। डेयरी डेयरी पशुओं का उत्पादक जीवन कितना होता है, तो ये बता दिया था 12 साल होता है। ठीक है, आगे चलिए। संकर की बछिया, संकर नस्ल की बछिया की प्रथम ब्यात की आयु कितनी होगी, तो बताइए ये कितनी होगी। ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो ये 32 माह। अनुवांशिकी वर्ण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुधारू गाय के चयन के लिए। नेक्स्ट देखिए, गाय में गर्भाशय ग्रीवा की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 10 सेंटीमीटर। यानी कि गाय का जो गर्भाशय होती है ग्रीवा की लंबाई। डिपेंड्स, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे चलिए। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो ये हो जाएगी लिंकन। आगे देखिए, भैंस की किस नस्ल के हंसिए के आकार के चपटे सींग पाए जाते हैं, तो बताइए कौन से हंसिए के आकार के सींग पाए जाते हैं, तो ये जाफराबादी भैंस। सांड का बरिए का pH मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6.8। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, दूध उत्पादन से संबंध है। आगे चलिए। वैक्सीन में क्या विद्यमान होता है, तो बताइए वैक्सीन में क्या होता है, तो ये एंटीबॉडी होता है टुलिसिन और एंटीजन, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एंटीजन भी होते हैं, एलुटिनिन भी होते हैं और एंटीबॉडी का टीका वगैरह होता है ना। आप जाते हो ना मेडिकल पे कि एंटीसेप्टिक दवाई दे दो, ये फिर एंटीबॉडी वाली दवाई दे दो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, खच्चर किसका क्रॉस है, तो ये हो जाएगा गधा, घोड़ी और गधा का मेल जोल खच्चर कहलाता है। आगे चलिए। कैल्शियम की अधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है पनीर में। आगे चलते हैं। भारत में अंतिम पशु गणना कब हुई थी, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1993 में अंतिम बार पशुओं की गणना हुई थी। आगे चलिए। गौदोहन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ये हो जाएगा मुट्ठी विधि। ठीक है, मुट्ठी में पकड़कर थन को धोना, यानी कि सबसे बढ़िया तकनीक है। अंडपीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता, तो ये बसा। नेक्स्ट देखिए, घोड़े के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 205। आगे चलिए। गाय के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 180। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला तो ये कहाँ लगता है, तो ये सोनपुर बिहार में लगता है, और हरियाणा का पूछ ले तो फिर जहाजगढ़ में लगता है। आगे चलिए। बकरी का दूध सुपाए होता है। ठीक है, बकरी का दूध सुपाए होता है क्योंकि वसा गलिकाएँ छोटी छोटी होने के कारण। आगे चलिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। आगे चलिए। फ्लेवर्ड मिल्क होता है, तो ये हो जाएगा पास्चुराइज्ड मिल्क में चीनी एवं सुवास से। ठीक है, पशुओं में पीका का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस की कमी के कारण पीका हो जाता है पशुओं में। मछली पकड़ने को क्या कहते हैं, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पीसीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालने को सेरीकल्चर कहते हैं, मछली पालन को पीसीकल्चर। वर्मी कल्चर केचुआ। ठीक है, ये केचुआ वगैरह आपने देखे होंगे जो खेतों में होते हैं। ठीक है, और इसको किसान का मित्र कहा जाता है। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, किसको किसान का मित्र कहते हैं, तो केचुए को। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, केचुए को। आपने देखा होगा ये खेतों वगैरह में घुसा रहता है, अंदर ही अंदर ज़मीन को एकदम खोद खोद के एकदम नरम बना देता है, इसीलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं, केचुए को।
और केंचुए के पालन करने को कहते हैं वर्मी कल्चर, एपीकल्चर। ठीक है ना, एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन, और ये पीसीकल्चर होता है मछली। ठीक है, मछली पालने को कहते हैं एपीकल्चर। ठीक है ना, और ये सब कुछ मैंने करा रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे चलिए, पशुओं का बीमा सम्मिलित किया गया है, तो ये है नियत लागत में मधुमक्खी पालन। तो ये देखिए आ गया ना, एपीकल्चर बता दिया अभी। फ्रेंड्स, डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था। कब हो गया था? ये हो गया था ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1996 में। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और क्या बता दूं, इस नाम को याद रखना, ये हरित क्रांति के जनक हैं। आगे चलते हैं। अंडे की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है? अंडी की खली में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये होता है रिसिन और एल्बीन। आगे चलते हैं। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सूअर की नस्ल क्या है? तो ये हो जाएगा टॉम बर्थ, ये सबसे अच्छा मांस देता है, और ये सूअर की नस्ल है ये। ठीक है, याद रखना। मोटे चारों में टीडीएन, ठीक है, टीडीएन की अधिकतम व रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, 60 से 18%। ठीक है, आगे चलिए। मेरिनो नस्ल, तो ये बता दिया ना, मेरिनो नस्ल सबसे ज़्यादा पाई जाती है स्पेन में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में हैं, और यहाँ पर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की जनजाति है माओरी। ठीक है, और न्यूजीलैंड में हवा चलती है उसको कहते हैं नॉर्वेस्टर। ठीक है, ये सब कुछ करा रखा है आपको, मैं जो भी याद आता जा रहा बताता जा रहा हूँ। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? तो बताइए किसके निर्यात से प्राप्त होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस के मांस से। ठीक है, सबसे ज़्यादा विदेशी डॉलर प्राप्त होते हैं। भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.5 किलो। ठीक है, 3.5 किलो खड़ वगैरह चाहिए होता है भारी कार्य करने वाले बैल को। आगे देखिए, गो पशुओं की शारीरिक तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 38 डिग्री, 38.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आदमियों का कितना होता है? तो 37 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है गाय वगैरह का, तो ये होता है 38। खुरपका मुंहपका रोग, तो ये बता दिया है ना किसकी वजह। खुरपका मुंहपका की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है पॉलीबैल्टेंट अक्रिय सेल कल्चर। ठीक है, आगे चलिए। कॉक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो ये 5 ग्राम तूतिया 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए और पिलाना चाहिए। आगे चलिए। रेबीज की आकांक्षा होने पर संरोग का समय होता है? तो ये होता है 6 माह का। दूध का प्रवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 1.3440 टू 1.3480। आगे चलते हैं। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो 20%। आगे चलते हैं। मुर्गियों में प्लाई माउथ रॉक नस्ल की कितनी प्रजातियां हैं? तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, दाने के चोकर में उचित मात्रा होती है? तो ये होती है, दाने में चोकर की मात्रा होती है 20%। हॉलैंड स्पॉटेड नस्ल के सांड तथा देसी नस्ल की गायों के बीच संकर किस परियोजना के तहत किया जाता है? तो ये बताइए किस परियोजना के तहत? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडो जर्मन परियोजना। ये देखिए हॉलैंड। ठीक है ना, हॉलैंड यानी कि ये विदेशी सांड है और ये देसी गाय। ठीक है ना, अभी मैंने बताया ना, संकर वर्ड समझ लेना, जहाँ पर एक शब्द विदेश से इंडिकेट करता है और दूसरा जो वर्ड होता है वो देसी को इंडिकेट करता है, तो इन विदेशी और देसी को मिलाकर संकर वर्ड बनता है। ठीक है ना, ये हिंदी का कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इंडो जर्मन परियोजना के तहत 1961 में हैंसरघट्टा बेंगलोर में कौन सी परियोजना आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर डी, इंडो डेनिस परियोजना। आगे देखते हैं।
अजगर मिश्रण किस प्रजाति, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरगर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है, ठीक है ना। तो ये है एक्सबोलिक्स, ठीक है ना। अरगर मिश्रण औषधि है यानी कि दवाई है, तो ये एक्सबोलिक्स का मिश्रण है, ठीक है ना। आगे चलिए, पशुओं में निमोनिया का रोग का कारण क्या है, तो ये बैक्टीरिया, परजीवी, सर्दी लगना, तो ये ऑप्शन नंबर डी। पशुओं के चयन की विधि क्या है, तो ये भी बता दिया ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पशुओं में पीका का क्या कारण है, तो बताइए, ये हो जाएगा फास्फोरस की कमी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। जुगाली करने वाले पशुओं का अमाशय है, तो ये बता दिया ना, 4 अमाशय होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गयो अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा मथुरा, ठीक है ना, बताया था ना अभी, मखदूम, मथुरा। आगे चलिए, CICAR भारतीय चारागाह, ठीक है ना। तो चारागाह, आप चारा वगैरह लेने जाओगे तो झांसी, ठीक है ना। ये देखिए, मान लो आपको चारा चाहिए भैंसों के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा झांसी, ये चारागाह अनुसंधान केंद्र झांसी में है, ठीक है ना। और ये बकरी अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर में है। और आपको अगर दाल वगैरह लेनी है तो जाना पड़ेगा कानपुर। अगर ये पूछ ले कि दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और चारा अनुसंधान केंद्र तो ये झांसी में है। अगर साग भाजी यानी कि सब्जी वगैरह है तो हो जाएगा वाराणसी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश की जीके भी बहुत पढ़ा रखी है UPPCS के अकॉर्डिंग, तो सब कुछ पता है मुझे, ठीक है। आगे चलिए, किस विटामिन की कमी से मुर्गियों के पंख चढ़ते हैं, तो विटामिन बी। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक सेकंड, भेड़ के दूध में, ठीक है। अगर भेड़ ऑप्शन में होता तो हम बकरी के दूध की तरफ जाते, लेकिन भेड़ ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर जाएंगे डी की तरफ, ठीक है। अगर डेंगू वगैरह हो जाए तो बकरी का दूध फिर बहुत ही महंगा बिकता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा काम करता है। किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतों में सूजन आ जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। आगे चलिए, आगे देखिए, जुगाली ना करने वाले पशुओं में बैक्टीरियल पाचन किस भाग में होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, अमाशय में। नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन। एक प्रौढ़ पशु यानी कि एक बूढ़ा पशु में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो बूढ़े पशुओं में पानी पाया जाता है 90%। आगे चलिए, गाय व भैंस के प्रजनन का सर्वोत्तम समय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल के आरंभ के 24 घंटे बाद, ठीक है। आगे देखिए, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र, तो ये करनाल में है। नर चूजे, ठीक है, नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोक्स में से कोई नहीं, ठीक है। नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकालने के लिए क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, ठीक है ना, इसका आप बताना आंसर। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं बट मेरे दिमाग में हिट नहीं कर रहा है, निकल गया मेरे दिमाग से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये खस्सीकरण तो बछड़े वगैरह करते हैं, बधियाकरण मतलब ये सांड वगैरह का जो नसबंदी करते हैं, ठीक है। और नसबंदी भी बधियाकरण का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो ये खस्सीकरण बछड़ा होता है, ये बधिया और नसबंदी वगैरह सांड वगैरह की होती है। बट यहाँ पर पूछा है जो मुर्गा वगैरह होता है, जो उसके चूजे वगैरह होते हैं, तो उसको अंड को उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर कराया है, आप देख लेना। आगे चलते हैं, चूजों में लिंग निर्धारण किस विधि के द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा गुदा विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। भैंसों में गलाघोटू रोग फैलने का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा पास्चुरेला बुल्ली ले, क्या लिखा है, पास्चुरेला बुल्ले लिसेस्टिक, ठीक है ना, अजीब ही नाम है, दोबारा अगर बोलूँगा तो मेरे मुंह में झाले पड़ जाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है ना। 109 नंबर देखिए, वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क फीवर। टिम्पेनाइटिस रोग, टिम्पेनाइटिस एक रोग है, तो ये किसका रोग है, तो ये हो जाएगा आहार जनित रोग है, ठीक है ना। आगे चलिए, 1 ग्राम वसा में ऑक्सीकरण की ऊर्जा कितनी होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.40 कैलोरी। दुधारू डेयरी, ठीक है, दुधारू डेयरी पशुओं को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण दिया जाना चाहिए, तो ये दिया जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 50 से 60 ग्राम।
अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, नैक्रेडलेट का। दूध आयन में किस समय उत्पन्न होता है, ठीक है, तो ये होता है हर समय, ठीक है। जो भैंस का आयन वगैरह या गाय का आयन होता है, ठीक है, तो उसमें हर टाइम दूध भरा रहता है। थोड़ा बहुत तो होगा ही, ठीक है। आगे चलिए, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो लैक्टोमीटर से। हैचिंग के समय, ठीक है, अब याद आ गया, ठीक है। ये देखिए जो अभी ऊपर क्वेश्चन छुड़वाया है ना, जो मैंने कहा था आप देख लेना ऊपर, तो जो चूजों के एंड को उसको बाहर निकाल देते हैं, जो यानी कि मुर्गे की नसबंदी को कहते हैं हैचिंग, ठीक है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर है। हैचिंग के समय तक चूजों के किसी प्रकार की आहार की आवश्यकता नहीं होती, तो बताइए हैचिंग के समय तक चूजों को किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 से 72 घंटे, ठीक है। मान लो कोई मुर्गा है, ठीक है, तो उसकी नसबंदी वगैरह कर दी, तो वो 36 से 72 घंटे तक उसे भूख वगैरह नहीं लगेगी या फिर वो खाना नहीं खाएगा, ठीक है ना, समझ गए होगे। प्रथम सप्ताह ब्रूडर का तापक्रम होता है, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, 3 सप्ताह की आयु में 100 चूजे के लिए रेखीय आहार स्थान की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 200 इंच। खस्सीकरण, ठीक है, तो ये हो जाएगा खस्सीकरण की प्रक्रिया की जाती है, तो ये नर मुर्गों में भी, ठीक है। अगर यहाँ बछड़ा होता तो बछड़े भी खस्सी किए जाते हैं, ठीक है। मुर्गियों का पाचन क्रिया आरंभ होती है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर क्रोप में, ठीक है। यानी कि मुर्गियों को खाना कहाँ पचता है, तो ये क्रोप में, और आदमियों को पचता है छोटी आंत में, ठीक है। लेकिन कई बार अगर डीप में क्वेश्चन ये पूछ लेना, ये जो कि यूपी बेसिस में कई बार पूछा है कि जो हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ से पचना आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो बताइए, हम जो मुंह में डालते हैं ना, तो मुंह से ही पचना आरंभ हो जाता है, और उसका आंसर यूपी पीसीएस वालों ने मुंह दिया था, ठीक है। यानी कि हम मुंह में खाना डालते हैं तो मुंह से ही हमारा खाना धीरे धीरे पचना आरंभ हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि मनुष्य के जो खाना पचने की प्रक्रिया कहाँ पर पूर्ण रूप से संपन्न होती है, तो छोटी आंत, ठीक है, पूरी तरह छोटी आंत में। अगर ये पूछ ले कि कहाँ से पचना प्रारंभ हो जाता है, तो मुंह से, ठीक है, आदमियों का, ठीक है, समझ गए होगे। दूध की रानी, तो ये सानेन बकरी को कहा जाता है। बकरी का जीवन गर्भाशय काल, ठीक है, तो ये 150 दिन ऊपर पढ़ा दिया है। नाड़ी गति सबसे कम होती है, तो कब होती है, तो भैंसों में सबसे कम होती है, ठीक है। दाने के चोकर में कितना परसेंट, दाने के चोकर में उचित मात्रा कितनी होती है, तो ये 20%, ठीक है। रोम नत्थी पशुओं के जीवाणुकरण द्वारा पाचन होता है, तो कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा रूमेन में, ठीक है, समझ रहे होगे। ये रूमेन जो मैंने बताया ना, भैंसों के अंदर 4 पेट होते हैं, तो ये रूमेन एक पार्ट है पेट का ही, ठीक है, याद रखेंगे। 100 किलोग्राम शरीर भार तक एक गौ पशु को प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मान लो कोई 100 किलो की गाय है, तो उसको लगभग 2 से 2.5 किलो शुष्क पदार्थ चाहिए होगा प्रतिदिन। किस हार्मोन द्वारा वृद्धि का श्रवण होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये मैंने बताया ना, ये मैंने पूरी कहानी सुनाई है ना कि किस हार्मोन द्वारा, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये किस हार्मोन द्वारा दुग्ध का, ठीक है ना, दुग्ध का श्रवण होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है भैंसों को, तुरंत दूध उतर आता है, और यही लेडीजों को भी लगा दिया जाता है। इसके ऊपर पूरी बात बता दी है कि कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। मैसाना नस्ल का पशुधन किस स्पेसीज में पाया जाता है, तो ये भैंस में, ठीक है। ये एक कहाँ से आ गया, यानी कि जो मैसाना नस्ल है ये भैंस की नस्ल है, ऐसे याद रखना। एक मिश्रित कृषि परिप्रेक्ष्य की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कितना, कम से कम क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक मिश्रित कृषि संपेक्ष क्षेत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान 20% होना चाहिए, ठीक है, समझ गए होगे। आगे चलिए, पशुपालन और डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये
कौन करता है? तो कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। ठीक है। आगे देखिए, विश्व में सबसे ज़्यादा दूध भारत में होता है। ठीक है। प्रथम नंबर पर है भारत। आगे चलिए, विश्व में अंडा उत्पादन भारत चौथे नंबर पर आता है। ठीक है। आगे देखिए, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक स्वास्थ्यकर माना जाता है। इसमें क्या होता है तो बताइए। तो इसमें होता है संतृप्त वसा अम्ल। ठीक है। इसलिए मछली वगैरह खानी चाहिए। ठीक है। मछलियों का तेल, या तेल तो छोड़ो, मछलियाँ ही खानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि इससे, मछलियों से हमारे आँखों की रोशनी तेज वगैरह होती है और काफ़ी कुछ इसको खाने से मिलता है, विटामिन वगैरह। ठीक है। तो थोड़ी बहुत तो खा लेनी चाहिए। आगे चलिए, दुग्ध ज्वर किस तत्व की कमी होती है? ठीक है। दुग्ध ज्वर में किस तत्व की कमी होती है? तो ये कैल्शियम फास्फोरस की। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ट्रोकार कैन्युला किस रोग से संबंधित है? तो ये है टिम्पेनाइटिस से। आगे चलिए, फ्लोरम रोग का पैथोजन क्या है? ठीक है। फ्लोरम रोग का पैथोजन है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोटोजोआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में कृत्रिम गर्भाधान किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1968। गाय के प्रजनन अंग में शुक्राणु का जीवन काल तो ये हो जाएगा 25 से 30 घंटे रहता है। गाय के प्रजनन अंग में अंडा के जीवित रहने की अवधि तो ये हो जाएगा 120 दिन। मुर्गियों का श्वसन का तापक्रम अधिक होता है तो ये बताइए कब अधिक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके शरीर वाली पसीने वाली ग्रंथियों नहीं होती। ठीक है। इस वजह से इनका अधिक होता है। आगे चलिए, मांस के लिए पाले जाने वाले एक दिन में 60 सप्ताह के चूजे के लिए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ की कितनी % मात्रा होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो जाएगा 33-12%। ठीक है। भारत में गौ पशुओं के कृत्रिम दान कार्य सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, गंजरिया फार्म, लखनऊ में। ठीक है। कृत्रिम दान वे औषधियाँ जो शुक्राणु की अभिवृद्धि को रोकती हैं परंतु जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, एंटीसेप्टिक। रोग प्रतिरक्षी क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तित प्रतिजन। ठीक है। अपवर्तित प्रतिजन वर्ष भर प्राप्त होने वाला हरा चारा तो ये कैसा है हरा चारा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपियर घास। या आगे चलते हैं, निष्क्रिय उपर्जित रोग क्षमता में कितनी अवधि होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 10 से 20 दिन। आगे देखिए, पशुओं की उम्र आंकने की प्रचलित विधि क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांत गिनकर। ठीक है। दुग्ध सिरा में बहता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त। दुग्ध सिरा में बहता है तो रक्त बहता है दुग्ध सिरा में। ठीक है। आगे चलिए, दुग्ध को पशु शरीर में स्थित होता है तो ये होता है उदर में। गाय के बछड़े का जन्म के दूसरे सप्ताह के प्रतिदिन कितना दूध पिलाना चाहिए? तो ये पिलाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग शारीरिक भार का। ठीक है। शारीरिक भार का, मान लो कोई 100 किलो की गाय है तो उसको 1/10 भाग दूध पिलाना चाहिए, यानी कि लगभग 10 ग्राम। ठीक है। 10 से 12 ग्राम लगभग। आगे चलते हैं, मुर्गी के शरीर का तापमान क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चलिए, गाय के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ये 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। भेड़ का तापमान होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्लियर कर लो। ठीक है। कोई अभी कहेगा, ठीक है, अगर ये पूछे फ़ारेनहाइट में भेड़ का, यानी कि आदमी का बता रहा हूँ, अगर आप फ़ारेनहाइट में पूछे तो हमारा होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री कुछ होता है। ठीक है। और यहाँ पशुओं की भी बात हो रही है तो ये फ़ारेनहाइट में हो जाएगा भेड़ का कितना, 102 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगर केल्विन में पूछे, ठीक है, देखो तीनों बता देता हूँ। आदमी का अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो ये हो जाएगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। और केल्विन में पूछे तो 310
डिग्री केल्विन। ठीक है ना, ये आदमी के तीनों बता दिए, याद रख लेना, तीनों कई बार पूछ लेता है रख के। ठीक है ना, गाय का साधारण नाड़ी दर। ठीक है ना, गाय की पल्स रेट कितनी होती है प्रति मिनट, तो ये 42 से 60। ठीक है ना, और अपनी कितनी है ये कमेंट बॉक्स में बताना, कई बार बता रखा है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस पशु को यूरिया नहीं पिलाना चाहिए, तो ये दूध पीते हुए बछड़े को यूरिया नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेंगे। ठीक है ना, ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। और जो मॉर्निंग में वीडियो आएगी, ठीक है ना, ये वीडियो अभी अपलोड कर दूँगा, और जो मॉर्निंग में वीडियो आएगी तो उसमें हम देखेंगे हरियाणा का जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह हैं और हरियाणा में जितनी भी कृषि वगैरह है। ठीक है ना, तो हरियाणा का राष्ट्रीय राजमार्ग और हरियाणा की कृषि और प्लस में 200 क्वेश्चन देखेंगे जो मॉर्निंग में वीडियो मिलेगी आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।